Hi everyone, my name is Smriti. I am your online faculty for the subject of political science. हम अपने पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे क्लास 11th के चैप्टर 2 की फंडामेंटल राइट्स या फिर राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमने जाना था राइट्स क्या होते हैं, हमने जाना था बिल ऑफ राइट्स क्या होते हैं, हमने ये जाना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स कितने तरह के हैं, हमने डिफरेंसेस जाने थे फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स के बीच में, और हमने अपनी स्टार्टिंग करी थी आर्टिकल 14 के साथ, राइट टू इक्वालिटी के साथ, और हम आर्टिकल 14 पढ़ चुके थे। ठीक है जी, अब हम आगे चलेंगे आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 पे चलने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिवाइज व्हाट वाज आर्टिकल 14. Article 14 was, what was Article 14? It was equality before law. ठीक है, it was equality before law and it was equal protection of law. ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट था, ये यूके से आया है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये यूएस से आया है। ठीक है जी, ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करता है, ये ट्रू या फिर सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात करता है। एग्जाम्पल दिया था मैंने यहाँ पे दो लोगों का, एक गरीब एक अमीर, जिसको एक ही पेपर देना है लेकिन उनके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है। ये जो है ये सर्कमस्टेंसेस को कंसिडर नहीं करता। इक्वालिटी का मतलब राइट इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? इक्वालिटी का मतलब था नो स्पेशल प्रिविलेजेस। ठीक है जी, नो स्पेशल प्रिविलेजेस। ये तो हुई बेसिक क्रक्स आर्टिकल 14 की, कि एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज उनको मिलेगी। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 15 की। मैंने बताया था राइट टू इक्वालिटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 है, ये फर्स्ट फंडामेंटल राइट है। ठीक है जी, चलें आगे। चलो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 की जब आप बात करोगे ना, सी आई टोल्ड यू एट द वेरी बिगिनिंग कि राइट्स क्या हैं? क्लेम्स हैं, क्लेम्स है ना, किसके? सिटीजन्स के। किस पर? स्टेट पर। ठीक है ना। मैंने ये भी बताया था कि आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वालिटी है वो उसका टेक्स्ट क्या बोलता है? इट अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल्स, इट अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल्स। हाउएवर जो आर्टिकल 15 है वो स्पेसिफिकली किस पे अप्लाई करता है? वो इंडियन सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल है। जो भी इंसान इंडियन सिटीजन है वो ही ये राइट क्लेम गवर्नमेंट से कर सकता है। इसका टेक्स्ट क्या बोलता है? देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव आप नहीं करेंगे धर्म के बेस पे, उसकी रेस के बेस पे, जाति की बेसिस पे, उसके जेंडर के बेसिस पे, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। मूवी बने ना आयुष्मान खुराना की आर्टिकल 15, दिस इज द टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 15। देयर शैल बी नो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। हाउएवर द स्टेट डिस्क्रिमिनेशन सिटीजन्स के साथ नहीं कर सकती। कोई फॉरेनर आके इंडिया में ये राइट क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये तो हुआ इसका एक प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन क्या बनता है इसका? एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस। ठीक है, एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस। एग्जाम्पल, एक्सेस टू घाट्स। अब ये घाट्स, बेदिंग घाट्स, रेस्टोरेंट्स, ये स्पेसिफिकली मेंशन करने की क्या जरूरत पड़ गई आर्टिकल में कि हम पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस देंगे? जब आप प्री इंडिपेंडेंट इंडिया को देखोगे ना, ब्रिटिश टाइम में they were saying na there used to be saying na dogs and Indians not allowed. That was, they did not have access to the premium restaurants, they did not have access to certain clubs, gym khanas जो थे, cricket gym khanas Indians के लिए open नहीं थे, they could not be seated on chairs. That was the level of discrimination. वो discrimination वो थी जो ब्रिटिश हम लोगों के साथ करते थे। एक discrimination ये थी जो इंडियंस अपने आप में करते थे। वो कौन सी थी? वो थी कास्ट बेसिस की डिस्क्रिमिनेशन। एक कुआं है, आप हायर कास्ट हो, आप पानी पी सकते हो, लोअर कास्ट है वो वहां से पानी नहीं पी सकता। ये पब्लिक स्पेस है, पब्लिक गुड है वाटर, इट इज एक्सेसिबल टू ऑल।
However, just because of your caste, you are disabled कि you cannot access that public space. अब ये बेदिंग जैसे घाट्स हो गए, गंगा के घाट है ना बनारस में, पुराने ज़माने में प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कास्ट बेसिस पे थे कि उच्च जाति का कोई ब्राह्मण है या उच्च जाति का कोई इंसान है वो घाट्स को एक्सेस कर सकता है, तो लोअर कास्ट और द शेड्यूल्ड कास्ट दे वर नॉट अलाउड. सो दे वर कास्ट बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी, शेड्यूल कास्ट को अलाउड नहीं था, और बहुत ज़्यादा डेडली फॉर्म में इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखी जाती थी तब भी, और आज भी एक हद तक देखी जाती है, डिस्पाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग कि आप कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेंगी. ठीक है, आई होप द टेक्स्ट ऑफ दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. अब ये जो प्रोविजन था ना, दिस प्रोविजन, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके, सी ये जो प्रोविजन था ना, जब आप देखोगे इसको और कंपेयर करोगे आर्टिकल 14 के साथ, तो ये किस पे बेसिस है? ये बेसिस किसका है? लॉ इज सुप्रीम या फिर रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे है ना. ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात कर रहा है. आर्टिकल 14 का पहला प्रोविजन इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है ना, तो ये जो प्रोविजंस हैं ये उस बेसिस पे हो गए इक्वालिटी बिफोर लॉ पे, क्योंकि ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करते हैं. अब हम अगला जो प्रोविजन देखेंगे ना, दैट विल सी कि कैसे आर्टिकल 14 का जो दूसरा प्रोविजन है, दैट वाज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. इसी आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये लिखा, देयर शुड बी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन both socially and educationally backward classes, reservations for them in education institution, और यहाँ पे आपको EWS का, EWS क्या होता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो फाइनेंशियली इतने अमीर लोग नहीं हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविजन जो है अब किया गया है. इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी गई गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में, और EWS की रिजर्वेशन प्रोवाइड करी गई. ठीक है जी. यहाँ पे वो क्या बोलते हैं? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में मैंने बताया था आपको, एक इंसान इस लेवल पे, एक इंसान इस लेवल पे, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक पुश देगा ताकि वो इसके लेवल पे, ये जो है वो बी के लेवल पे आ सके. तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको एक स्पेशल प्रोविजन चाहिए, उसको प्रेफरेंस चाहिए, सॉर्ट ऑफ. प्रेफरेंस एक बेटर वर्ड है यूज करने के लिए. ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है. It is an enabling provision because it enables the people who are disadvantaged to come at the level of the ones that those are advantaged. तो ये women के लिए गवर्नमेंट एक स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है. सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, कास्ट हैं, उनके लिए प्रोविजंस किया जाता है. और इसका एक एग्जाम्पल जो है वो आपको मैंने बताया था, रिजर्वेशन की फॉर्म में देखने के लिए मिलता है, ताकि ये जो हैं उसी बाकी जो एडवांटेज लोग हैं उनके लेवल पे आके बराबर कर पाएं और compete कर पाएं. ठीक है जी. तो ये जो है प्रोविजंस रिजर्वेशन का, ये एक एग्जाम्पल है कैसा? बेस्ड ऑन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का, जो किसका प्रोविजन है? आर्टिकल 14 का प्रोविजन है. ठीक है. और जो पहले हमने पढ़ा था वो इक्वालिटी बिफोर लॉ का है. ये एक पॉजिटिव प्रोविजन है. पॉजिटिव कैसे? वो जो है एक डिसएडवांटेज को एडवांटेज के लेवल पे लेके आने की एक कोशिश है. ठीक है जी. आगे चले. ओके. अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 के टेक्स्ट की. ओके. व्हाट डज द टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 16 सेज? आर्टिकल 16 आपको प्रोवाइड करता है राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का बेसिक टर्म्स में मतलब है गवर्नमेंट जॉब्स. आप, मैं, कोई भी इंसान अगर एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी फुलफिल करता है, तो गवर्नमेंट अगर कोई भी जॉब एडवर्टाइज करती है, फॉर एग्जांपल बैंक पीओ की जॉब है, एसएससी की जॉब है, यूपीएससी में आईएएस आईपीएस सर्विसेज की जॉब है, ब्यूरोक्रेसी की जॉब है, अगर आप रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हो तो आप उस लेवल पे आके compete कर सकते हो. राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है. वो मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से आते हो, क्या आपका सेक्स है, क्या आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है. इट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. यू हैव फुल राइट टू अप्लाई फॉर दोज जॉब्स. ठीक है जी. अब इसका मतलब ये हुआ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. इन कास्ट, सेक्स, जेंडर, कोई भी जो है आपके लिए डिसेबिलिटी नहीं बनेगा इन केस ऑफ अपॉर्चुनिटी. आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इक्वली अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हो
और आप कोई भी जो है वो अप्लाई कर सकता है। गवर्नमेंट फॉर्म्स दे आर ओपन टू ऑल। ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्थ ईस्ट से है या कोई ट्राइबल बेल्ट का है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। उसके पास एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए, ही कैन अप्लाई। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बाय गवर्नमेंट इन सिलेक्शन। गवर्नमेंट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती कि अगर आप किसी रिच बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपने अप्लाई करा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर कोई पुअर बैकग्राउंड से आ रहा है तो वो नहीं अप्लाई कर सकता। यू कैन इक्वली अप्लाई, यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पुट फॉरवर्ड योर क्लेम फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको बताया, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो गया ना कि आप कर सकते हो। ये तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात हो गई, ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात हो गई कि आप में सेम जो है सेम है, फॉर्म खुला है, हम भर सकते हैं, हम जॉब ले सकते हैं। अगली बात आती है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एससीज एसटीज इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इफ, फोकस ऑन इफ दे आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड। मैंने बताया था अभी, और मैं तीसरी बार ये भी बता रही हूँ कि रिजर्वेशन जो है ये एक तरह का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये उन लोगों के लिए है जो कि डिसएडवांटेज्ड कंडीशन में है। मैंने एग्जांपल दिया था उन दो बच्चों का जो यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन एक जो है वो बहुत वेल ऑफ बैकग्राउंड से है, एक बहुत पुअर बैकग्राउंड से। फॉर्म 100 रुपीज़ का ही है, उसके लिए भी और उसके लिए भी, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक के ऊपर फाइनेंशियल या कास्ट डिसेबिलिटी है जिससे कि वो इक्वली compete नहीं कर पाएगा। ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन कम होती है, उनको रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया है। रिजर्वेशन में उनके मार्क्स जो हैं वो कम रखे जाते हैं रिलेटिवली, मेरिट उनकी थोड़ी नीचे रखी जाती है, सो दैट दे कैन कम्पीट, यू नो, सो दैट दे कैन बी सिलेक्टेड और वो रिप्रेजेंट कर पाए अपने सेक्शन को गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में या गवर्नमेंट अरीना में। ठीक है, इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% मंडल कमीशन आया था, 1990s में आया था। ठीक है, बीपी मंडल और वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने 27% जो है रिजर्वेशन दी थी ओबीसी। दीज आर अदर बैकवर्ड कास्ट। एक कास्ट की लिस्ट बनती है, स्टेट वाइज बनती है, सेंट्रल लिस्ट बनती है, और उनको जो है ये 27% गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दी जाती है ताकि वो अपने आप को एडुकेटली रिप्रेजेंट कर पाएं। अब मैंने बताया था रिजर्वेशन जो है एक तरह का ये एनेबलिंग क्लॉज है। एनेबलिंग का मतलब ये आपको ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप जो है इक्वल लेवल पे आ सको। रिजर्वेशन आपका राइट नहीं है। रिजर्वेशन इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज मियरली अ प्रोविजन। ये सिर्फ एक प्रावधान है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए ऐड किया गया ताकि जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनको एडवांटेजियस पोजीशन के लोगों के बराबर ले जाके खड़ा किया जा सके। राइट नहीं है ये, प्लीज रिमेंबर दिस। इफ समबडी आस्क्स यू इज रिजर्वेशन अ राइट, नो इट इज नॉट राइट। रिजर्वेशन इज एन एनेबलिंग क्लॉज। गवर्नमेंट की मर्जी है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की मर्जी है, उन्होंने आपको दिया है। ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है रिजर्वेशन। ठीक है जी, आगे चलें। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की। सबसे पहले तो पुरुषुक्ता थ्योरी देख लेते हैं क्या है। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, एंशिएंट हिस्ट्री में, ऋग्वेदिक एज है, ऋग्वेद का टाइम है, वैदिक एज है, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड होती है, इंडियन वैली सिविलाइजेशन एंड होती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एक नई जो सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्टेंस में आती है जिसको हम वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं, जो इनिशियल और एक वैदिक एज जो है शुरू होती है। ठीक है, वैदिक एज रूरल है, वो हिस्ट्री के फीचर्स हैं। इसी दौरान हिंदूज का बहुत रेवर्ड रिस्पेक्टेड टेक्स्ट लिखा जाता है, ऋग्वेद। इट इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। ऋग्वेद लिखा जाता है। इसके चैप्टर्स को ना हम मंडल बोलते हैं। व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड मंडल्स। इसका 10th मंडल है एक, जिसमें एक थ्योरी दी गई, पुरुषुक्त थ्योरी। पुरुषुक्त थ्योरी क्या कहती है? व्हाट डज पुरुषुक्त थ्योरी से? पुरुषुक्ता थ्योरी और पुरुषुक्त थ्योरी व्हाट डज इट से? इट सेज एक ब्राह्मण के पैरों से तो निकले शूद्र, ठीक है, थाइस से निकले वैश्य,
उसके हाथों और भुजाओं से निकले क्षत्रिय और उनके मुख या हेड से निकले ब्राह्मण्स। ठीक है, ये एक, और इन्होंने क्योंकि अब आप ये देखोगे ये हेड टू टो ऑर्गन्स जैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वही लेवल पे इन कास्ट का दर्जा हो गया। तो शूद्रस वर गिवन द लोएस्ट प्लेस इन द हायरार्की, देन वर द वैश्यास, दे वर द ट्रेडर्स। शूद्रस मीनियल जॉब करते थे, क्षत्रिय लड़ाई करते थे, ब्राह्मण जो थे वो पढ़ाई लिखाई का काम करते थे। ये थ्योरी हुई। धीरे धीरे ऋग्वेद में ये थ्योरी ना कैपेबिलिटी के बेसिस पे दी गई थी कि आप कितने कैपेबल हो, तो आप उस हिसाब से अपना, इसको वर्ण सिस्टम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्ण सिस्टम। ओके, वर्णास बोलते हैं इसको। इसके हिसाब से वर्ण जो है वो जो सेट हो गए। लेकिन जब आप वैदिक एज में आगे जाते हो ना, लेटर वैदिक एज आती है, टाइम में आगे जाते हो, तो ये कैपेबिलिटी के बजाय ना बर्थ पे देने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कि बर्थ बेसिस पे जो ब्राह्मण के खानदान में पैदा हो गया वो ब्राह्मण होगा। ठीक है, जो शूद्र के खानदान में पैदा हो गया वो शूद्र होगा। अब कैपेबिलिटी की बात खत्म हो गई, अब जो थी प्रिविलेज बाय बर्थ हो गई, वर्ण जो थे वो बाय बर्थ हो गए। ठीक है जी। अब होता क्या है, धीरे धीरे करते करते हुआ ये कि अब ये जो शूद्रों का स्टेटस था सबसे नीचे था, दे वर डूइंग ऑल द मीनियल जॉब्स, यू नो, दे वर डूइंग मीनियल मैनुअल लेबर वाली जॉब्स। ठीक है, तो इनको बहुत नीची नजरों से देखा जाना शुरू हो गया। इनके साथ अनटचेबिलिटी या छुआछूत प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया गया। इन्हें देखना अच्छा नहीं समझा जाता था, इन्हें टच नहीं किया जाता था, इन्हें आपकी जगह से पानी नहीं पीने देंगे, ये आपके घर में नहीं आ सकते, या आपके घर में आपके बराबर नहीं बैठ सकते। इस लेवल का इनह्यूमेन ट्रीटमेंट जो था वो इन जो लोअर कास्ट थी उनको दिया जा रहा था। और प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा था, आज भी एग्जिस्टेंस में है, पहले से मुकाबले में थोड़ा कम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अनटचेबिलिटी ओरिजिनेट कहाँ से होती है। अब हुआ क्या, जब नए आज़ाद भारत का संविधान बनता है तो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेरी वेल न्यू कि इंडिया इन प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है, हमारी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रैक्टिस की जाती है। इसी वजह से आर्टिकल 17 को राइट टू इक्वालिटी के अंदर ऐड किया गया। इक्वालिटी तभी ट्रूएस्ट सेंस में स्टैब्लिश हो सकती है जब हम दो जानों को इक्वल समझे, दोनों जानों को इंसान समझे, रैदर दैन कि एक को ऊंचा दर्जा दें और एक को नीचा दर्जा दें जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ कास्ट। ठीक है जी, आगे चलें। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो है, आर्टिकल 17 है ना, वो इकलौता ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट इन द सेंस मीन्स, इस पे मैंने जो पहले समझाया था, कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। किसी हालत में, किसी सर्कमस्टांसेस में कुछ भी हो, आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप कास्ट प्रिविलेज को बेसिस मानते हुए सामने वाले के साथ अनटचेबिलिटी या छुआछूत नहीं कर सकते। ओके गाइस, एनी फॉर्म अनटचेबिलिटी, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अबॉलिश करता है। Untouchability is abolished by the Indian Constitution. In practical, then it is a practiced. There is a error here. It is, if it is practiced, it is a punishable offense, and it is non. Forget it. It is non-bailable. Bailable मतलब आपको जमानत नहीं मिलेगी अगर आपने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की है, आपके खिलाफ केस रजिस्टर हो गया है, तो आप कोर्ट में जाके जमानत नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑफेंस जो है इट इज रिगार्डेड इन द हाई, इस ऑफेंस को बहुत सीरियस सेंस में देखा जाता है। यू आर नॉट गिवन एनी बेल, इट इज पनिशेबल ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 के अंडर, अट्रॉसिटीज ऑन SC/ST एक्ट भी है। ठीक है, उसके अंदर इनके लिए 2-3 राइट्स, 2-3 लॉज बने हुए हैं जिसके अंडर इसको जो है आपको सजा दी जाएगी। ठीक है जी, प्लीज एक्सक्यूज द स्पेलिंग मिस्टेक्स हियर, देयर इज सम इशू विद द टाइपिंग हियर। ओके, नाउ वील कम डाउन टू अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, व्हाट डज टाइटल मीन? टाइटल का मतलब क्या होता है? टाइटल का मतलब होता है किसी को बहुत बड़ा सम्मान देना। टाइटल होता है ना सम रिवॉर्ड,
सम अवार्ड, समथिंग, सेंस ऑफ समथिंग बेस्ड ऑन, अब ये रिवॉर्ड और अवार्ड या तो मेरिट के बेसिस पे हो सकता है कि आप काबिल हो तो आपको मिल रहा है, लेकिन पुराने ज़माने में प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में ये जो था ये भी या तो ये हेरिडिटरी होता था, ठीक है, कि आप ठाकुर साहब, दीवान साहब, राजे महाराजों का दौर हुआ करता था, राय बहादुर टाइप का, या फिर जस्ट बिकॉज आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयल थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती होती थी, जैसे सर का टाइटल देते हैं वो लोग, है ना, नाइट का देते हैं, दे गिव द टाइटल्स लाइक दीज। मेरिट बेसिस पे टाइटल नहीं दिए जाते थे, लॉयल्टी बेसिस पे या हेरिडिटरी या बैकग्राउंड या मनी बेसिस पे दिए जाते थे। अब ये जो है ये एक बहुत बड़ा हर्डल है किसमें, ट्रू इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने में। अगर मैं आई एम राय बहादुर और आई एम दीवान ऑफ सम स्टेट, तो हाउ कैन आई बी इक्वल टू ले पर्सन, आई कैन नॉट बी इक्वल, मैं नहीं बराबर हो सकती, ठीक है जी। तो इसी इक्वालिटी को सच में ट्रूएस्ट सेंस में स्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया, राय बहादुर दीवान नहीं दे सकते। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल भी नहीं दे सकते? नहीं, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप ये नहीं दे सकते। ऑब्वियसली दैट्स रॉन्ग, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेरिट को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन प्रिविलेज को रिकॉग्नाइज हम नहीं करते। आप एक खानदान में, रिच प्रिविलेज खानदान में पैदा हुए हो और आप ये टाइटल एंजॉय कर रहे हो, नहीं, लेकिन आपने मेहनत की है, आपने एक टाइटल अचीव किया है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर का जो टाइटल है, यू स्टडीड योर MBBS, यू पास द नीट एग्जाम, तो आपको डॉक्टर का टाइटल मिलता है, मेरिट बेसिस पे लिया है आपने, इंडिया रिकॉग्नाइजेज दैट। यू हैव अचीव्ड अ PhD डिग्री, इंडिया रिकॉग्नाइजेज दैट, ठीक है जी। आपने क्या कहते हैं, आपने एकेडमिक ये हो गया, मिलिट्री टाइटल, you have served in the Indian Army, you've joined as an officer or whatever rank in जिस भी कैपेसिटी में आपने ज्वाइन किया है, कर्नल है, मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, जनरल है, मिलिट्री टाइटल है, आप वहाँ सर्व कर रहे हो, अपनी मेरिट के बेसिस पे गए हो, हाँ जी, वो टाइटल आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो। पीपल राइट ना, जनरल ब्रैकेट में रिटायर्ड एंड वट एवर देयर नेम इज, और डॉक्टर वट एवर देयर नेम इज। इंडिया में दैट इज अलाउड बिकॉज हम मेरिट के बेसिस पे टाइटल जो है रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन हम प्रिविलेज को, बर्थ प्रिविलेज को, कास्ट प्रिविलेज को, या क्लास प्रिविलेज को, या रिच मनी प्रिविलेज को रिकॉग्निशन इंडिया में नहीं देते, ठीक है जी। तो हमने आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक पहला फंडामेंटल राइट पढ़ा इंडिया में। कौन सा राइट था? राइट टू इक्वालिटी। पहला था इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या था? नेगेटिव कॉन्सेप्ट था, एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या था? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, यूएस से आया है, रिजर्वेशन उसका एक एग्जाम्पल है। आर्टिकल 15 पढ़ा हमने, को क्या कहता है कि स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के, रिलीजन बेस्ड प्लेस ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने ये बनाया कि पब्लिक घाट्स और जो पब्लिक घाट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, सबके लिए खुले रहेंगे, उसमें कोई जो है आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन बनता है अनटचेबिलिटी को काउंटर करने के लिए, क्योंकि अनटचेबिलिटी, पब्लिक प्लेसेस के एक्सेस जब डिनाई किया जाता है, जैसे मैंने बताया था पीने का पानी कुएं में से डिनाई किया जाए, वैसे प्रैक्टिस होती है, तो उसको खत्म करने के लिए आर्टिकल 15 में वो एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस का प्रोविजन रखा गया। आर्टिकल 16 मैंने बताया था क्या था? राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इक्वली compete कर सकते हो, फॉर्म सबके लिए खुले हैं, और उसमें प्रोविजंस रिजर्वेशंस के इसलिए दिए जाते हैं, वही मैंने बताया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के लिए, ताकि इनइक्वालिटी जो है जो उसको ख़त्म किया जा सके और इक्वालिटी अमंग इक्वल्स जो है वो कॉन्सेप्ट को हम लागू कर सकें, ठीक है जी। आर्टिकल 17 मैंने बताया था आपको, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कहाँ से आई अनटचेबिलिटी? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त थ्योरी है, मैंने बता दी, उसको गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल अबॉलिश कर दिया है। इकलौता ऐसा आर्टिकल है जो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन काम नहीं करती। आगे हमने पढ़ा आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो क्या करता है? मेरिट को तो रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन प्रिविलेज को रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल 19 से,
ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. थैंक यू वेरी मच.